प्रिय विद्यार्थियों, अवनी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेश पटेल आज से आपको कक्षा 9वीं की विज्ञान पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम विज्ञान में पढ़ेंगे केमिस्ट्री। जो रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं उनको सबसे पढ़ेंगे। 1 अध्याय से 4 अध्याय तक जो रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करें, जितने भी आपके फ्रेंड हैं आप इस वीडियो को क्या करें, उनको शेयर करें, जिससे वो विद्यार्थी भी पढ़ पाएँ, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है चैप्टर में। सबसे पहले चल देखते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले देखें इस अध्याय में हमें एक्चुअल में है क्या चीज़, मतलब हम अपने दैनिक जीवन में चारों तरफ जो चीज़ देखते हैं वो काय से मिलके बनी है, उस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। पदार्थ से मिलके बनी है वो चीज़, काय से मिलके बनी है, पदार्थ, तो उन्हीं को हमें पढ़ना है, ठीक है बेटा। चलें अब आगे देखते हैं। सबसे पहले पदार्थ को समझें, है क्या पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ हैं एक ही प्रकार के, ध्यान दिया जाए। पदार्थ जैसे मान के चलें दुनिया की कोई भी चीज़ है, दुनिया की कोई भी चीज़ है तो वो पदार्थ से मिलके बनी है। हम हैं, आप हैं, हर कुछ जो आप देखते हैं वो सब काय से मिलके बने हैं, पदार्थ से मिलके बने हुए हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले होते हैं ठोस, जिनको हम कहते हैं सॉलिड, और फिर है द्रव, जिनको कहते हैं हम लिक्विड, और उसके बाद है गैस, जो गैसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ गुण दिए गए हैं, इनके कौन कौन से गुण हैं, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये भौतिक रूप से है। इसके बाद 2 और अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। एक अवस्था को कहते हैं हम प्लाज्मा, और एक और अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है बेटा। तो अब हम समझते हैं ठोस के बारे में, थोड़ा सा देखें कि ठोस की विशेषता क्या होती है, द्रव की विशेषता क्या होती है, और गैस की विशेषता क्या होती है। तो इनकी आप तो ये कहते हैं कि इनकी तुलना भी हो सकती है, ये तुलना ही कर रहे हैं हम इनकी, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखें तो जो ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है। आपने देखा होगा कोई पत्थर, कोई ब्रिक्स, कोई स्टोन, आपने देखा होगा वो ठोस होता है, उसका आकार निश्चित होता है। और द्रव होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता द्रव का, द्रव क्योंकि बहता है, फ्लो होता है, ठीक है। और गैस का आकार जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। आपने गुब्बारे में गैस भर दो, जहां भी जिस चीज में भी भरना है भर सकते हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं निश्चित आयतन। तो आयतन तो जो ठोस का होता है वो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का जो आयतन होता है वो क्या होता है, इसका भी आयतन निश्चित होता है। किसी भी पात्र में आप द्रव को एक पात्र से दूसरे पात्र में जब डालेंगे तो आपको जो आयतन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, निश्चित मिलेगा, आयतन परिवर्तित नहीं होगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं गैस पे। तो गैस है, गैस का जो आयतन है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब चलते हैं बहाव। तो देखें, तो ठोसों में कोई बहाव नहीं होता, ठोसों में कोई बहाव नहीं होता, द्रवों में बहाव होता है और गैस में बहाव होता है, हवा भी फ्लो होती है, ठीक है बेटा। और चलते हैं आगे। अब कण अत्यंत आसपास होते हैं, कण क्या होते हैं, अत्यंत आसपास होते हैं। और यहाँ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है। इसके लिए नीचे बढ़िया तरीके से मैंने चित्र को सेट किया है PDF में, तो वहाँ दिखाएंगे। हम बता दे रहे हैं आपको क्या होते हैं जो ठोस होते हैं। मान के चलें ये कोई ठोस है, उसका क्रिस्टल है ठोस का, तो इसके कण ऐसे, क्योंकि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, तो इसके कण इस प्रकार से ऐसे सघन होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो अपने द्रव होते हैं उसके कण कुछ इस तरह होते हैं, ऐसे। तो इनके मध्य ये जो स्थान है ये रिक्त स्थान होता है, ठीक है। इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ जो गैसेस होते हैं, जो गैसेस के मध्य स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब ऐसे होते हैं, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है बेटा। चलें, संपीड्यता नगण्य होती है। संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेस करना, तो आप ठोस को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है।
आप मान के चले आपसे कहा कोई पत्थर लें, आप उस पत्थर को पकड़ के दबाइएगा तो आप नहीं दबा पाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ संपीड़न, तो कुछ ऐसे द्रव होते हैं जिनको हम संपीड़ित कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर गैसेस की चर्चा करें, बहुत ज़्यादा संपीड़ित होते हैं। तो देखो गैसें बहुत ज़्यादा संपीड़ित होती हैं। हमारे घर में जो रसोई घर में गैस प्रयोग होती है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो लिक्विड फॉर्म में होती है क्योंकि उसको बहुत दाब पर ठंडी करके उसको क्या किया जाता है बेटा, कंप्रेस किया जाता है। तो आप जब घर की जो रसोई घर है जब उसको देखेंगे तो आपको वो एकदम द्रव अवस्था में मिलेगी। चलिए अब देखते हैं आगे, अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ। तो पदार्थ क्या होते हैं इनके बारे में देखें, इसकी डेफिनेशन क्या होते हैं पदार्थ, जिनको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्य। द्रव अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है। द्रव मतलब होता है लिक्विड और द्रव्य मतलब होता है मैटर या पदार्थ। देखिए विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, ध्यान दिया जाए, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। आप अपने आसपास अपने सराउंड में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, निर्जीव या फिर सजीव, सब जो निर्मित होते हैं वो कैसे निर्मित होते हैं? पदार्थ से बने हुए, ठीक है। चलिए, तो पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। जो पदार्थ है वह स्थान घेरता है और इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। एक शब्द आया यहां पर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का अर्थ क्या है वो समझे हम थोड़ा सा। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या होता है? यदि कोई वस्तु है, कोई वस्तु जिस पदार्थ से बनी हुई है, मतलब कोई भी वस्तु जिस, जैसे मान के चलो ये पेन है तो ये काहे से मिलके बना है? प्लास्टिक का है। तो ये मान के चलो इसमें कितना प्लास्टिक यूज हुआ है वह इसका द्रव्यमान है। इस पेन का, वह इस पेन का क्या है? द्रव्यमान। कहने का मतलब है कोई वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित होती है उसकी मात्रा उसका क्या कहलाती है बेटा? द्रव्यमान कहलाती है। इसलिए हमने क्या कहा कि इसमें जो प्लास्टिक की मात्रा है वह इसका द्रव्यमान है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कणों के भौतिक गुण। जो हमारे कण हैं उनके भौतिक गुण क्या है उनको हम देखते हैं। चले, तो कणों के भौतिक गुणों में सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ कणों से बना है। काहे से बना है बेटा? कणों से। अब ये जो छोटे छोटे से कण हैं, आपने नाम सुना होगा अणु, परमाणु, नाम सुना होगा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें परमाणु से मिलके बनते हैं अणु, और अणु से मिलके बनते हैं क्या? पदार्थ, ठीक है। जो कण होते हैं वो छोटे छोटे कण काहे से मिलके बनते हैं? अणु से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो अपन देखें कणों के भौतिक गुण क्या हैं। पदार्थ कणों से मिलके बना है, बिल्कुल बात सत्य कह रहे हैं, ठीक है। यह सतत नहीं है। क्या नहीं है? सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते, अत्यंत बहुत ही छोटे होते। कोई भी चीज जिस चीज से बनी होती है वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से पदार्थ के कणों के। अब अपन देखें क्या गुण। तो पहला गुण क्या लिखा हुआ है? पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिमान होते हैं, ठीक है। यानी उनके पास क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की क्या होती है? तापमान। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जो हमारे मोटरसाइकिल या साइकिल या फोर व्हीलर्स के जो ट्यूब होते हैं उनमें हवा भरी होती है, और गर्मी के कारण उनके अंदर जो हवा होती है उसकी गति बढ़ जाती है। तो गति बढ़ जाने के कारण वो क्या होते हैं? फट जाते हैं, ठीक है। तो यही कारण, क्योंकि जो गैस भरी हुई, गैस में भी गैस भी मिलके बनी है तो कणों से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये बात होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब चलते हैं दूसरे गुण पर। तो दूसरा गुण क्या कहता है? देखें हम, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ है उनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ठोस में बहुत कम होता है, नगण्य मान के चले, लेकिन होता है, ठीक है। जब हम चाय, कॉफी
या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। कहने का मतलब है, मान के चलें एक ठोस है, ये क्या है, हम कहें कि ये क्या है बेटा, ठोस है, और ये क्या है, हम कहें ये क्या है, द्रव है। ठीक है, तो द्रव के कण ऐसे दूर दूर होंगे, ठोस के कण हम कहेंगे थोड़े से सघन होंगे, लेकिन उनके बीच थोड़ा बहुत जो रिक्त स्थान होगा, तो क्या होगा, जब ये ठोस जाएगा तो ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा। इसलिए ठोस द्रव में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, कणों के बीच जो छोटे छोटे से कणों से मिलके बना है, तो उनके अंतर्गत क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब देखते हैं आगे क्या है, तो वही बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, देखें थोड़ा सा चित्र को देखें, जो लवण है उसको घोल रहे हैं हम जल में। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये जल है, फिर इसमें हमने क्या डाल दिया है, लवण के साथ चम्मच। एक लवण ले लो, मान लें हम लवण क्या ले लिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक कहते हैं आम भाषा में, जो हम घर में यूज करते हैं, उस लवण को हमने जल में घोल दिया। फिर हमने क्या किया, हिलाया लवण को। हिलाने के बाद क्या हुआ, जल और लवण हमें दोनों मिश्रित अवस्था में, घुलित अवस्था में प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये बात है। ठीक, चलते हैं आगे, और क्या है, अब देखें पदार्थ का और अगला गुण देखते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं तो पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है, नहीं टूटती बेटा, नहीं टूटती। आप कोशिश करके देखें, घर पे नल को खोलें और नल की जो धार आती है ना, उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं तोड़ेगी, टूटेगी। क्यों, क्योंकि उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो पानी है, जो जल है, उसके जो कण हैं वो एक दूसरे को अपने आप से क्या रखे हुए हैं, बांधे रखते हैं। क्या रखते हैं, बांधे, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब ये हुआ, यह पानी के कण एक दूसरे के साथ क्या आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक कण दूसरे कण को एक बल से बांधे रहता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। ये बात बहुत बढ़िया लिखी, यहाँ तक आप फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, अच्छे से समझें। देखो, पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। बहुत बड़ी बात है, जो गतिज ऊर्जा है वो ठोस पदार्थों में कम होती है, क्योंकि उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। जब रिक्त स्थान क्या होगा, कम होगा, तो कण इधर से उधर होने में थोड़ी सी उनको समस्या होगी। ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। ठीक है, द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक। मतलब ये है कि द्रव अवस्था में जो कणों के मध्य जो स्थान होता है वह ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा जो कणों के मध्य स्थान होता है वह किन में होता है बेटा, गैसों में होता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं क्या है, आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होता है। देखो, एक कण दूसरे कण को बांधने का कार्य करता है। एक मान के चलो, ये कण है, ये एक कण को दूसरा कण क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो ये जो बांधने वाला कण होता है इसको आकर्षण बल कहते हैं। ये ठोस में अधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। अब देखो, यदि आप कहेंगे कि जो आकर्षण बल है वो ठोसों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रवों में थोड़ा सा कम है, इसलिए द्रवों के मध्य जो रिक्त स्थान वो थोड़ा सा कम होता है, और जो गैसों में है वो आकर्षण बल सबसे कम होता है, इसलिए उनके कण क्या है, बहुत 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 दूर होते हैं। अब चले हम अगली बात पर। गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है। देखिए, अब गैसीय अवस्था में कणों की गति क्या होगी, मध्यम होगी, क्योंकि रिक्त स्थान है तो उतना ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा गति होगी कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है। क्या होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है। ठोस अवस्था में भी क्या होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, और ठोस अवस्था में, यहाँ गैसीय अवस्था में कणों की गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है। यहाँ कहने का मतलब सीधा है, देखो, जो गैसीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था में कणों की गति सबसे ज़्यादा होती है।
ठीक है। फिर उसके बाद काय में होती है, फिर उसके बाद होती है द्रवावस्था में कणों की गति, फिर सबसे कम जो कणों की गति होती है बेटा वो होती है ठोस अवस्था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां दर्शाया गया है एक कैप है, तो कैप है एक ठोस है कैप, ठीक है। तो ये ठोस है इसलिए इसके कण इतने पास पास आपको दिखाए जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए ये कण कितने पास पास है, इनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो क्या है, बहुत ये रिक्त स्थान है बहुत कम है। और ये है द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, तो लिक्विड के मध्य देखें आप यहाँ पर थोड़ा सा जो स्थान है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आ गए अपन गैस पर, जो गुब्बारे में एक गैस भरी है बलून में, तो यहाँ पर देखें कण बहुत दूर दूर है, ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है। चलें अब आगे इसको समझे थोड़ा सा। ये 3D डायग्राम्स है, ये देखें ये चित्र क्या है, ये आपका कोई ठोस है, ठीक है। मान के चलें एक स्टोन है, पत्थर या ब्रिक्स कह सकते हैं इसको, ये क्या है द्रव, इसके कण बहुत ज़्यादा सघन है, बहुत ज़्यादा घने रखे हुए हैं। देखें ये ठोस है क्योंकि जिन कणों से पदार्थ बना है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। ये छोटे छोटे कणों से मिलके मान के चले इसमें वाटर है, तो इसके कण इस प्रकार से हैं, और जो गैस है इसके कण देखें कितनी दूर दूर है। तो यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो आकर्षण बल है यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ मध्यम है और यहाँ सबसे कम है। अब बहाव की चर्चा करें, ये बहाव बहुत कम नहीं करते, इनका बहाव यहीं से अपन पूरे अंतर निकाल सकते हैं जो हमने पहले पढ़े, ठीक है। तो तीनों अवस्थाएं यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित है, ठीक है। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, इसके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने, और यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, कोशिश तो करें कि नोट्स बनाएं, नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का नाम है जो अवनी क्लासेस PDF, वहाँ से आप सभी नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे हम लिंक में भी आपको लिंक डाल देंगे इसकी PDF की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप भी क्या कर सकते हैं, नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं। वरना टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें तो वहाँ आपको जो भी PDF है और जो पहली जो निकल चुकी है वीडियो जो हम पढ़ा चुके हैं उनकी सबकी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। अब चलते हैं पदार्थ की अवस्थाओं पर। तो पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है, पदार्थ पाया तो जाता है 5 अवस्थाओं में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम 3 अवस्थाओं को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से 3 अवस्थाएं आपके सिलेबस में दी गई हैं और 2 अवस्थाओं की चर्चा और होगी, वो यहीं पर करेंगे अपन थोड़े से आगे, ठीक है बेटा। तो देखें भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, फिजिकल रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। तो सबसे पहली अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं ठोस अवस्था, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। फिर कौन सी अपनी द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट है, और फिर कौन सी अपनी गैसीय स्टेट है, ठीक है, गैसीय अवस्था है। 3 अवस्थाएं। तो हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडीज है, हम और आप जिस चीज़ से बने हैं इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलके बने हैं। तो हमारे शरीर में कौन सी चीज़ ठोस है, कौन सी चीज़ लिक्विड है और कौन सी चीज़ गैसीय माध्यम में है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखें तो हड्डियों और दांत, ये हमारे हड्डी हैं, जितनी भी बोन्स हैं और जितनी भी टीथ हैं, हमारे टीथ और बोन्स हैं, वो कैसे मिलके बनी है, वो ठोस है। क्या है, वो ठोस है। और जो हमारा ब्लड है, रक्त जल द्रव अवस्था में, जो रक्त है और जो हमारी बॉडी में जो पानी है वो कौन सी अवस्था में है, द्रव लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है बेटा। और जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, हमारे लंग्स हैं, लंग्स में हवा गैसीय अवस्था में, जो लंग्स होते हैं तो लंग्स के अंदर होती हैं कूपिकाएं, तो उनके अंदर जो हवा है हमारी वो गैसीय अवस्था में है। और 70% पानी शरीर में मौजूद है। हमारा जो बॉडी है उसमें 70% वाटर है, ठीक है बेटा। तो चले, ये तो हमारे शरीर की चर्चा हो गई। अब हम देखते हैं ठोस अवस्था। चल, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, फ्रेंड्स को, ठीक है। चलते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट क्या है उसको देखें। इनका एक निश्चित आकार होता है। इनका क्या होता है, निश्चित आकार। आपने देखा होगा हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल या बैट ये ठोस है, तो इनका आकार निश्चित होता है, आप उनको पकड़ के दबा नहीं सकते। जैसे पेन है, ये ठोस है, हम कहें इसको दबाएंगे तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं कि दबाएंगे तो पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इनका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है।
ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। सीमा बिल्कुल स्पष्ट होती है, जितनी बनावट है उतनी ही रहेगी, फिक्स सीमा रहेगी इसकी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखें हम, निश्चित या स्थिर आयतन होता है। आयतन कैसा होता है? निश्चित या स्थिर आयतन होता है। इनका आयतन निश्चित होता है और स्थिर होता है। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ होते हैं, क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इनकी संपीड्यता कैसी होती है? नगण्य, ना के बराबर होती है बिल्कुल। हम किसी ठोस को संपीडित नहीं कर सकते, कंप्रेस दबा के नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ इसके बेस पे मैं आपको एग्जाम्पल लेके आया हूँ, बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल है, आप तो अच्छे से समझे। देखते हैं, बल लगाने से रबड़ बैंड। अब आपके दिमाग में कुछ प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने कह दिया कि पत्थर एक सॉलिड है या फिर स्टोन की चर्चा की, पेन बता दिया, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि रबर जो होती है, रबर वो क्या है? तो उसको भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखो, बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है। जो रबर बैंड होता है, क्या रबर बैंड की चर्चा कर रहे हैं हम। बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। पुनः क्या आ जाता है? पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। ठीक है, पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाता है। ठीक, तो रबर बैंड लेकिन किस कैटेगरी का है? रबर बैंड बेटा ठोस में आता है। किस में आता? ठोस। ठीक, ठोस पदार्थ में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। इन ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। ये चीज हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है ठोस में। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो होती है वो काय में होती है? द्रव में। और सबसे अधिक होती है किसमें? गैस में। ठीक है बेटा, चले। शर्करा और नमक जिस बर्तन में, अब एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि जो शक्कर होती है, चीनी होती है या शुगर होती है, या फिर नमक जो हमारा साल्ट है, वो क्या होता है? ठीक है, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ है, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। तो हम ध्यान दें, उस पर ना ध्यान दें कि इनका आकार निश्चित नहीं होता। हमें ध्यान इस चीज पर देना है कि जो शर्करा और हमारा नमक या फिर साल्ट है, वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बना है, उनका आकार नहीं आप बदल सकते। वो जो आकार है वह ठोस है। तो ये सभी क्या है? अपने ठोस है, मतलब ठोस कैटेगरी में आएंगे, सॉलिड। आगे चलें। हाथ से दबाकर स्पंज को काफी हद तक संपीडित कर सकते हैं। स्पंज चीज जो फॉर्म होता है, आपने कुर्सी वगैरह चेयर में जो फॉर्म लगा देते हैं, उसको हम दबाते हैं बढ़िया तरीके से, तो वो सिकुड़ जाता है और जब छोड़ते हैं तो फैल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हाथ से दबाकर स्पंज को काफी हद तक संपीडित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है। दबाने से हवा बाहर निकल जाती है और फिर क्या होता है? हम छोड़ते हैं तो हवा फिर वापस भर जाती है। जैसे केक हो गया अपना, तो स्पंजी है। जो स्पंजी चीजें होती हैं वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं बेटा? ठोस के अंतर्गत आ जाती हैं। अब चलते हैं हम आगे, द्रव अवस्था को देखें। क्या होती है द्रव अवस्था? द्रव अवस्था को देखते हैं। लिक्विड जो स्टेट है उसको देखें हम, क्या है द्रव अवस्था। द्रव तरल होते हैं, बिल्कुल तरल होते हैं, बहते हैं, फ्लो होते हैं, उनमें बहाव होता है। क्या होता है? उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते। मान के चलें, चाय हो गया और भी जितने भी द्रव लिक्विड जितने भी हैं, उनका कोई अपना कोई आकार नहीं होता है। वो जिस बर्तन या जिस जैसी अवस्था में रखे जाएंगे तो उसी प्रकार की वो आकार धारण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पानी है, यदि आपने किसी गिलास में पानी को रखा, गिलास में रखने के बाद और बड़े बर्तन या किसी पतीले में रख दिया तो वो पानी उसका आकार ले लेगा। मतलब द्रव का कोई आकार नहीं होता, द्रव का निश्चित आयतन होता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो द्रव है उसका आयतन उतना ही होगा, मतलब वह पदार्थ उसमें जितना है वो उतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो पदार्थ कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम चौथी बिंदु पर। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। जो कंप्रेस होता है नगण्य होता है, लेकिन बहुत कम होता है। हम इसको संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन जितनी गैस को हम संपीड़ित करते उतना संपीड़ित हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखें आगे।
द्रव के कणों का जो आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर, द्रवों के जो कणों का आकर्षण बल है इसके कारण ही उसका आयतन निश्चित रहता है। मतलब एक कण और दूसरे कण के मध्य जो आकर्षण बल है उसी आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, ये एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा पानी यदि आप जमीन पे डालोगे तो वो एक ही दिशा में बहेगा जहां उसको ढलान मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पानी को हमने डाला फर्श पे और पूरे में फैल गया। ठीक है, तो वो बहता है जहां उसको ज़्यादा ढलान मिलती है वहीं पर बहता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं, चर्चा हम बिल्कुल कर चुके हैं। गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्सीजन और O2 और CO2 पानी में विसरण करती हैं और यही जलीय पौधों व जो जीव होते हैं पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं इसलिए वो क्या होती हैं, ये जो ऑक्सीजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और अपनी ये ऑक्सीजन जो जलीय जीव होते हैं वो द्रव जो मान के चले मछली को ले लें तो ये क्या होते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन होती है ना पानी में उसी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ये पानी में क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है। बिल्कुल, द्रव अवस्था में इसलिए विसरण अधिक होता है, विसरण इसलिए अधिक होता है क्योंकि द्रव के जो कण होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान ज़्यादा होता है और ठोसों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इसलिए द्रव में विसरण ज़्यादा होता है और ठोसों में विसरण क्या होता है, कम होता है। क्योंकि कणों की गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोसों में कणों की गति कम होती है, इसलिए क्योंकि रिक्त स्थान क्या होता है, ठोसों में क्या होता है, कम होता है, द्रवों में क्या होता है, अधिक होता है। अब चलते हैं अपन अगली अवस्था की ओर जो है हमारी गैसीय अवस्था। ठीक है, जो हमारी गैसीय अवस्था है उसकी हम चर्चा करें, देखते हैं। गैसों में बहाव होता है। बिल्कुल, गैसें क्या होती हैं, ब्लो होती हैं। ठीक है, बहाव होता है। गैसों में संपीड़न अधिक होता है, हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, इनको कंप्रेस कर सकते हैं गैसों को हम। ठीक है, जैसे हमने LPG का एग्जाम्पल आपको दिया था बढ़िया तरीके से। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती, गैसों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। आप तो यदि गैस को खोल देंगे रूम में तो पूरे में फैल जाएगी। ठीक है बेटा, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता। जो गैसें होती हैं गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है इनका। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, तो गैसों का जो आयतन है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। आयतन भी इनका निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में ये पूरा देखो इनकी जो चर्चा करें हम तो ये सबसे अलग होती है गैसें। ठीक है, गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं क्योंकि इनका जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है। उनमें आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। ठीक है, गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, जो आयतन वो निश्चित नहीं होता, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। मतलब गैस यदि रूम में रहेगी, जैसे मान के चलें एक रूम में जितनी भी गैस है उसको हम एक सिलेंडर में भर दें तो उसका आकार उतना आयतन हो जाएगा जितना सिलेंडर का है। ठीक है, ऐसा हम ठोस और द्रव के साथ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हम गैस के साथ कर सकते हैं। चलें अगली बात देखें क्या है, हम देखते हैं। और चर्चा की गई है गैसों के बारे में। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। क्या होता है, देखा होगा आपने, जो गैसें होती हैं इनके कण क्या होते हैं, गति करते हैं और जितना ताप दोगे उतनी ज़्यादा गति करेंगे। आप एक एग्जाम्पल देख लेना, घर पे जाना, एक ग्लास को लेना और उसको अपने कान में लगाना। आप कान में लगाओगे तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। इससे यह सिद्ध होता है कि उस गिलास के अंदर जो गैसों के जितने भी कण हैं वो गति कर रहे हैं और उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। ठीक है, बर्तन की दीवार पर गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव क्या हो जाता है, बनता है। ठीक है, तो गैस का दबाव बनता है। अब हम कुछ परिवर्तनों की चर्चा करें तो हमने पढ़ा क्या है, हमने बेटा पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है ठोस, द्रव और गैस, तीनों को हम बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठोस को भी पढ़ चुके हैं, द्रव को भी पढ़ चुके हैं और गैस को भी पढ़ चुके हैं। तो आप बढ़िया से नोट्स तो बना रहे होंगे। ठीक है, यदि नोट्स नहीं बना रहे तो मैं बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF प्राप्त
हो जाएगी। ठीक है, चलें तो अब हम क्या करें, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। अब हम क्या करें, हमने 3 पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठोस पढ़ा है, द्रव पढ़ा है और गैस पढ़ा है। अब हम क्या करें कि ठोस अवस्था को कैसे द्रव अवस्था में बदलना, द्रव से ठोस को, ये परिवर्तन देखेंगे अपन। ठीक है, तो जो पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। एक ऐसा पदार्थ है पानी, जल, जिसको हम H2O कहते हैं, ऐसा है जो ठोस अवस्था में उसका बर्फ के रूप में मिलता है, द्रव अवस्था में पानी के रूप में मिलता है और गैसीय अवस्था में वाष्प के रूप में मिलता है। ठीक है, पूछा जाए आपसे तो आप लगा देंगे पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। चलो गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। कितने तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है बेटा? 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। तापमान में परिवर्तन, अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ से कुछ परिभाषाएं मिलेंगी आपको बढ़िया सी, तो वो परिभाषाओं को नोट करते जाना। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर एक चित्र बना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पानी को गर्म करोगे तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा या फिर उबलने लगेगा, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब देखें यहाँ, तो सबसे मेन डेफिनेशन है गलनांक किसे कहते हैं। क्या? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं MP, मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है, क्या बनता है? जिस तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर, और दाब होना चाहिए वायुमंडलीय दाब, कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है, वह इसका क्या कहलाता है बेटा? गलनांक कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। मतलब कोई ठोस पिघल कर यदि द्रव अवस्था में आ गया तो वो इसका मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब गल जाएगा। तो बर्फ का जो गलनांक होता है वह होता है 273.16 केल्विन। सुविधा के लिए हम इसे क्या कहते हैं? 0 ऑन सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि बर्फ का गलनांक कितना है तो हम कहेंगे 0 ऑन सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। तो गलनांक क्या है? कोई भी पदार्थ जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वह उसका गलनांक, वह तापमान उसका गलनांक कहलाता है। ठीक, अब चलें, जब बर्फ पिघलती है, बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ाने नहीं देती है। ठीक है, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है उसको हम समझें, देखते हैं। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा? गुप्त का आपको अपने आप शब्द में ही छुपा है, गुप्त। गुप्त मतलब छुपी हुई, गुप्त मतलब छुपी हुई। ठीक है बेटा, चल, हाँ, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को, 1 किलोग्राम कोई ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने, द्रव में बदलने के लिए डबल बार लिख गया है। द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में 0 सेंटीग्रेड पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है, इससे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वथनांक की ओर। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम BP कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी द्रव, किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर वह द्रव उबलने लगे उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, BP कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण, जल का क्वथनांक 273 केल्विन। ठीक है, मतलब यदि ऑन सेंटीग्रेड में कहोगे तो जल का क्वथनांक होता है 100 ऑन सेंटीग्रेड। ठीक, चल, अब बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा,
वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की क्या कहते हैं, हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है बेटा, चले तो वहां से अपन ने ये चीज अच्छे से समझ ली थी। चल तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बाद अब हम देखते हैं आगे। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 अंश सेंटीग्रेड ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। कहने का मतलब ये है कि यदि पानी को आप उबालेंगे और यदि पानी उबलना प्रारंभ हो गया तो जितना उसका टेम्परेचर है 100 पर उबलता है, उसके बाद अब वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, भले आप उसको कितना ही नीचे से ताप दें। ठीक है, वो जितनी भी ऊष्मा होगी वो उसकी भाप के रूप में ऊपर निकलती जाएगी। पानी को देखोगे आप थर्मामीटर से 100 ही रहेगा उसका तापमान, अतः 100 तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर बनी पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो जो पानी के कण है उनसे ज्यादा ऊष्मा होती है उसकी भाप में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को देखें आगे। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। ठीक है, तो तापमान अपन जैसे परिवर्तित करेंगे हम तापमान को, तो पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। ठोस अवस्था की हम चर्चा करें तो ठोस अवस्था में यदि है तो यदि हम उसको ऊष्मा देंगे, तीर पर ध्यान देना बेटा आप, यदि हम उसको ऊष्मा देंगे तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। और द्रव अवस्था से यदि हम उसको और ऊष्मा देंगे ना तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा। और गैसीय अवस्था में से हम क्या करेंगे, शीतलता देंगे, मतलब हम उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो द्रव में हो जाएगा। और द्रव को यदि हम ठंडा और अधिक ठंडा करेंगे तो वो ठोस बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम पानी की चर्चा करें तो जल जो द्रव अवस्था में होता है 25 अंश सेंटीग्रेड पर नॉर्मल होता है। ठीक है, जो पानी हम जो नॉर्मल होता है पानी, लेकिन 0 अंश सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ बन जाता है और 100 अंश सेंटीग्रेड पर पानी उबलना प्रारंभ करता है, मतलब वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इन्हीं चीजों को हमें समझना है। आगे चल के ऊर्ध्वपातन के बारे में समझेंगे, ऊर्ध्वपातन क्या चीज है इसको समझते हैं। ठीक है, आप बढ़िया से नोट्स बनाते जाएं। ये एनसीईआरटी का टोटल पूरा सार है। कक्षा 9वीं में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये उपयोगी होने के साथ साथ और जितने भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और यदि वो बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी की साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरीके से दिया गया है। ठीक है, और हमने पूरा डिटेल में इसको समझाया है। ठीक है बेटा, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वाष्पित ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है बेटा, ठोस चीज द्रव में ना बदले, द्रव में बदले बिना ही गैस में परिवर्तित हो जाए, या फिर जो गैसीय अवस्था में है कोई भी पदार्थ वो क्या हो, गैसीय अवस्था में जो पदार्थ है वह द्रव में ना आए, डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कुछ नहीं है बिल्कुल। ऊर्ध्वपातन क्या है, ठोस डायरेक्ट यदि गैस में परिवर्तित हो जाए द्रव में बदले बिना, और यदि गैस ठोस में परिवर्तित हो जाए बिना द्रव में बदले बिना, तो उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, उदाहरण थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उदाहरण बढ़िया तरीके से आपको क्रियाकलाप करवाया गया है। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा रखिए, जैसे चित्र में रखा हुआ है, देखें आप। तो ये यहाँ पर बर्नर है, ठोस अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर आप प्याली में क्या ले सकते हैं, कपूर भी ले सकते हैं, जो आपने देखा होगा। बाष्प बना अमोनियम क्लोराइड और रुई का टुकड़ा ऊपर लगा देंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखते हैं, चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा रखिए। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। ठीक है बेटा, हाँ।
चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए, कीप के सिरे पर रुई की डांट लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित हो जाते हैं। भीतरी दीवारों पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाष्प संघनित हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया ऊर्ध्वपातन। दाब में परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। कहने का मतलब ये होता है, जो हमारी एलपीजी होती है, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, उसको कैसे संपीड़ित किया जाता है, यही तो है दाब में परिवर्तन पर प्रभाव। यही है, यदि हम तापमान घटाने पर मतलब उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ठीक है, शीतल करेंगे, पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो जो उसके कण हैं उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो अधिक हो जाएगा और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या होता है, दाब बढ़ाना और ताप कम करना, दो बातें ध्यान दें, दाब को बढ़ाना और ताप को क्या करना, कम करना। तो गैस को ऐसा करके हम गैस को काय में बदल सकते हैं, द्रव में बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। ये सारे चित्र मैं एनसीईआरटी किताब से लेके आया हूँ, ये सभी एनसीईआरटी किताब के डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेंडर है, पिस्टन है, पिस्टन ऊपर से इसको पुश कर रहा है, फिर और पुश किया और पुश किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो गैस थी वो धीरे धीरे कौन सी अवस्था में आ गई, लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो गई बेटा। चलो अब और देखते हैं, ज्यादा दाब बढ़ाने से क्या होता है। देखिए, ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं, ये होता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, सूखी बर्फ। याद रखना आप कि जो सॉलिड, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं। को वाष्पित गैसीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब तक करना होता है। तो ड्राई आइस यदि हम लेंगे, शुष्क बर्फ लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है इसके बाद, अब थोड़ा सा यहाँ इस चित्र को देखेंगे आप, तो यहाँ से आप सब चीज़ों को समझेंगे बढ़िया से। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, कैसे परिवर्तन होता है ताप वगैरह में। ठीक है, ताप को कम कर से अधिक करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं, और सभी डेफिनेशन आपकी इस चित्र में समाहित है। ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया है चित्र। दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण इस प्रकार से होता है। यदि कोई पदार्थ ठोस है और यदि हम उसको क्या करेंगे, संगलन, यदि मिल्ट करेंगे तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, और द्रव अवस्था का वाष्पीकरण होगा तो वो गैस अवस्था में आ जाएगा, और गैस का ऊर्ध्वपातन होगा तो ठोस में। तो देखो यहाँ से एक डेफिनेशन, संगलन क्या होता है, ठोसों का द्रव में परिवर्तित होना संगलन कहलाता है। एक बात, अब वाष्पीकरण क्या कहलाता है, द्रव का गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। अब क्या देखें अपन, ऊर्ध्वपातन, गैसों का ठोसों में परिवर्तन। गैस द्रव में, मतलब गैस जो है वह द्रव में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब यहाँ देखें, जमना क्या होता है, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। द्रव यदि ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या होता है, और यदि जो गैस है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसको संघनन कहते हैं। इसी के द्वारा बारिश होती है और बादल बनते हैं, संघनन कहलाता है। जो पानी की बूंद होती है वह ऊपर जाती है सॉरी, क्या होता है, जो गैस होती है, जो पानी की जो बूंदें होती हैं, जो पहले तो वाष्प होती है, वाष्प से
क्या बनती है, पानी की एक बूंद बनती है, ऊपर होती है ठंडक, तो ठंडक में उसमें क्या होता है, लोड हो जाता है, तो वो फिर क्या होती है, नीचे गिरती है, तो संघनन के कारण क्या होती है बेटा, बारिश होती है। चलो, तो ये यहाँ से परिभाषाएं सबकी आप बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल ईजिली है ये चीज़। तो वाष्पीकरण क्या है, देखें, वाष्पीकरण ऐसी सतही प्रक्रिया है, ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलते रखते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सीधी बात, ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि द्रव किस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, हम वाष्पीकरण कहेंगे। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं या फिर वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आता है सतही क्षेत्रफल। तो सतही क्षेत्रफल किस प्रकार से वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, देखते हैं हम। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, आप पानी को लें और एक गिलास में रखें, बाहर रख दें धूप में, तो आपका पानी वाष्पित नहीं होगा। लेकिन आप क्षेत्रफल बढ़ा दें, उसी गिलास का पानी आप एक थाली में रख दें और थाली को आप रख दें बाहर, तो वो अधिक जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा और कुछ समय बाद देखेंगे तो उसमें पानी नहीं बचेगा। तो वाष्पीकरण को सबसे पहले जो प्रभावित करता है वो सतही क्षेत्र। दूसरी, तापमान में वृद्धि। हम बिल्कुल जानते हैं गर्मियों के दिनों में ज़्यादा वाष्पीकरण होता है और बरसात और ठंड के दिन में वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है। क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हम देखें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या होती है। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कपड़े हमारे जल्दी नहीं सूखते क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मियों में कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि आर्द्रता क्या होती है, कम होती। ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण, अच्छे से याद रखना। चौथी बात, वायु की गति। अब वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। आपने ध्यान दिया होगा, आप यदि कपड़े अपने सुखाते हैं और यदि पंखे को चालू कर दें, फैन को चालू कर दें, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वायु की गति क्या होती है, वायु की गति बढ़ जाती है। सीधी सी बात है कि नहीं। चलो, तो ये चार, एक तो सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता और वायु की गति, ये क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है। वाष्पीकरण से शीतलता होती है। देखें, तो वाष्पीकरण से शीतलता क्यों होती है, देखा जाए आपने तो क्योंकि जो वाष्पीकरण होगा तो जो जल होगा या जो जल के कण होंगे वो वायुमंडल में आ जाएंगे, तो फिर वो उसमें हवा लगेगी तो वो ठंडे होंगे तो शीतलता महसूस होगी। देखते हैं, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। क्या हो जाता है, शीतल मतलब ठंडा हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। आप देखें, एसीटोन तो नहीं देखा होगा लेकिन आपने पेट्रोल देखा होगा, स्प्रिट होगा, आप डॉक्टर के पास गए होंगे, कभी इंजेक्शन लगाया होगा डॉक्टर ने, तो वो जो स्प्रिट लगाता है उसको ठंडा लगता है, तो वो यही बात कही जा रही है। ठीक है, चलो, और पेट्रोल में भी ऐसा होता है, थिनर हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या कही गई है, देखें, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूंकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़े से क्या मिलता है, आराम मिलता है। इसलिए
आपको और हमें सबको गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े पहनने चाहिए। तीसरी बात है, गर्मियों में अक्सर लोग मैदान में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदान से ऊर्जा प्राप्त करके या मतलब गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को क्या कर देता है बेटा? ठंडा कर देता है। जगह क्या कर देता है? ठंडा। चलो, अब यहाँ से हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, इन सभी प्रश्नों को घर पर बढ़िया तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, और जो मेरे टेलीग्राम चैनल हम फिर से लिख दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है अवनी क्लासेस पीडीएफ। आप टेलीग्राम पर जाएंगे और अवनी क्लासेस पीडीएफ को सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो इसके पहले जो गणित भी हमने पढ़ाया उसकी पीडीएफ और साइंस की आपकी जो क्लास है, पर्टिकुलर क्लास रहेगी, प्रत्येक दिन आपको साइंस का एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखें और जो यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बढ़िया से कॉपी पेन में क्या करें? नोट्स बनाएं। और मेरे जो इस वीडियो को है अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाएंगे तो उसका एक बेनिफिट ये होगा कि जो मैं वीडियो डालूंगा तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है वीडियो, ठीक है बेटा।